तो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, इसकी रचना तथा इसकी कार्यविधि को हम आपको चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इसके बाद आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें लिखेंगे यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब अगले हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। इसमें लिखेंगे विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, यानी कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है। यानी कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब अगले डालेंगे संरचना। अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे संरचना के बारे में। तो संरचना के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 सर्पी वलय तथा ब्रूस। जी हाँ, हम आपको सबसे पहले क्षेत्र चुंबक की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो इसमें लिखेंगे इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। इसमें लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की तरफ होती हैं। अब हम आपको चित्र में समझाएंगे कि क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं। N और S ये क्या हैं, चुंबक। तो इसमें लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की तरफ होती हैं। अब नंबर 2 डालेंगे आर्मेचर। इसमें लिखेंगे चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच पृथक्कृत तांबे के तारों की ABCD कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली में फेरों की संख्या N होती है। हमने आपको लिखकर बताया है कि आर्मेचर किसे कहते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आर्मेचर किसे कहते हैं। तो हमने आपको आर्मेचर के बारे में लिखकर बताया है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। जो ये चुंबक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तांबे के तारों की ABCD कुंडली होती है। कुंडली क्या होती है, ABCD एक कुंडली होती है, जिसे कहते हैं आर्मेचर। जो ये कुंडली होती है, इस कुंडली में फेरों की संख्या N होती है। अब हेडिंग डालेंगे नंबर 3 सर्पी वलय तथा ब्रूस। इसमें लिखेंगे कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग 2 तांबे के छल्लों से होता है, जो एक दूसरे को आपस में स्पर्श नहीं होने देता है और कुंडली के अक्ष पर घूमते रहते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इन
छल्लों को दो कार्बन के ब्रुश X तथा Y स्पर्श करती रहती है, ये ब्रुश स्थिर रहते हैं। तो ये हमने आपको लिखकर बताया है कि आप सर्पी वलय तथा ब्रुश हेडिंग में क्या लिखेंगे। अब हम आपको चित्र के माध्यम से सर्पी वलय तथा ब्रुश के बारे में बताते हैं। अब हम आपको सर्पी वलय तथा ब्रुश के बारे में चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जो ये कुंडली है, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। यानी कि जो कुंडली है इसका संबंध किससे होता है? तांबे के दो छल्लों से होता है, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं होने देते हैं। जो छल्ले हैं ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं होने देते हैं और कुंडली के अक्ष पर घूमते रहते हैं। ये जो छल्ले हैं ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं होने देते हैं और अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इन छल्लों को दो कार्बन के ब्रुश, जो ये छल्ले हैं इन छल्लों को दो कार्बन के ब्रुश XY स्पर्श करती रहती हैं और ये जो ब्रुश हैं ये स्थिर रहते हैं। अब अगले डालेंगे कार्यविधि। तो हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि कार्यविधि को कैसे लिखेंगे, फिर हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो कार्यविधि में लिखेंगे, जब कुंडली को, जो कुंडली है ABCD, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार तेजी से घुमाया जाता है, जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार तेजी से घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। यानी कि जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इस प्रकार तेजी से घुमाते हैं कि जो भुजा AB है ये ऊपर की ओर हो और भुजा CD नीचे की ओर गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर हो जाती है। यानी कि जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है कि भुजा जो AB है ये ऊपर की ओर गति करे और भुजा CD नीचे की ओर गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर हो जाती है। फिर आधा चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। यानी कि जब आधा चक्कर हो जाता है तब भुजा जो AB है ये नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DC से BA की ओर हो जाती है। जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है उसके बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DC से BA की ओर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में परिवर्तन आधा चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधा चक्कर के बाद दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा की कार्यविधि को समझाया है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में प्रत्यावर्ती धारा की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। इसमें लिखेंगे, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार तेजी से घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। यानी कि जो कुंडली होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार तेजी से घुमाया जाता है कि जो भुजा है AB वो ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर हो जाती है। यही हमने आपको अभी चित्र में समझाया है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में
इस प्रकार तेजी से घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर हो जाती है। अब नई लाइन से लिखेंगे, आधा चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। यानी कि जब आधा चक्कर हो जाता है उसके बाद जो ये भुजा AB है ये नीचे की ओर गति करती है और जो भुजा CD है ये ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DC से BA की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन आधा चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधा चक्कर के बाद दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताया। फिर हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत समझाया। उसके बाद हमने आपको चित्र के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा की रचना तथा कार्यविधि को समझाया। उसके बाद हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।